सागिरी को आखिर किसने अटैक किया और वो चीज आखिर थी क्या। और अब आगे गाबीमारू शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो पलट कर देखता है और समझ जाता है कि हमला करने वाली रीन है जो उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा फ्लावर से ढक चुका होता है। उसकी सिर्फ एक डिजायर थी अपने हस्बैंड के साथ होना। बस इतना ही। See you in next episode। वो गुस्से में भरी हुई गाबीमारू से कसम लेती है कि वो उससे और बाकी सारे ह्यूमन से सब कुछ छीन लेगी। अचानक गाबीमारू का लेफ्ट हैंड भी रीन जोर से क्रश कर देती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। वहीं जमीन पर लेटी हुई सागिरी को याद आता है ईजन का एक पुराना लेसन। जब सेपु को परफॉर्म किया जाता है तो एक काइशाकु की जरूरत होती है क्योंकि पनिशमेंट के बाद विक्टिम तुरंत नहीं मरता। इस थॉट से सागिरी ब्लीडिंग को रोकने के तरीके यूज करने का आइडिया सोचती है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो ये कंक्लूड करती है ये उसे रिकवर करने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। फिर सागिरी को जूफा की एक पुराने वर्ड्स याद आते हैं कि अब शायद सिर्फ एक ही चीज बची है जो हर साइड कर सकती है, एक दूसरे की जान छीनना। वो सोचने लगती है क्या यही ट्रूली लास्ट ऑप्शन है, क्या अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। गाबीमारू को रीन के वार से छेदता हुआ देखकर नुरुगाई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करती है, लेकिन जिक्का उसे पकड़ता है और सीधा कहता है कि सिर्फ पावर से रीन को रोका नहीं जा सकता। वापस गाबीमारू को मारते हुए इमॉर्टल के पास जब रीन गाबीमारू को उसके क्राइम के लिए सफर करवा रही होती है, उसे याद आता है कि गाबीमारू ने जोफुकु की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में हेजिटेट किया था। वो पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। गाबीमारू जवाब देता है कि जिस मोमेंट वो स्ट्राइक करने वाला था उसकी वाइफ की इमेज उसके दिमाग में आ गई थी और इसी वजह से वो लड़खड़ा गया। जब रीन अपने खोए हुए प्यार के बारे में सोचती है, गाबीमारू उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है शायद उसने सोचा वो दोनों एक दूसरे को समझ सकते थे। ये बात सुनकर रीन अपने प्यार भरी यादों में वापस चली जाती है। जोफुकु के साथ बिताए हुए पल, कैसे वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, आर्बोरिफाइड होने लगा और कैसे वो आखिरी पल तक उसके साइड पर रही। उस प्यार को याद करके जो वो कभी महसूस करती थी, रीन खुद रो पड़ती है। फिर वो अपने हाथ जोड़ती है और एक फाइनल डिसीजन लेती है। वो गाबीमारू और सागिरी के वुंड्स को हील करेगी। सब देखते हैं आसपास की बोट पर मौजूद सारे सर्वाइवर्स भी। रीन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी फ्लावर पेटल्स के एक बंच में बदल जाती है। अब फिर आफ्टर लाइफ में ये कहा जाता है कि रीन जो फाइनली शांति में थी, उसकी आत्मा अपने हस्बैंड के साथ फिर मिल पाई। दूसरी तरफ जिक्का अभी भी नशे में होते हुए बैटल के आउटकम से काफी खुश हो जाता है। वो गाबीमारू और सागिरी को बताता है कि उसे उन दोनों पर हमेशा से भरोसा था, जो उनके और साथी शियोन, नुरुगाई और गंतेचुसाई के लिए थोड़ी सी अनोयंस का रीजन बन जाता है। दूसरी तरफ युजुरिहा सजेस्ट करती है कि जिक्का को माफ कर देना चाहिए क्योंकि शिप को संभालना अभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर जिक्का और ज्यादा खुश हो जाता है, ये जानकर कि युजुरिहा उसकी साइड पर है और वो प्राउडली अनाउंस करता है कि वो शिप को चलाने वापस जा रहा है, जिस पर नुरुगाई और युजुरिहा दोनों कमेंट करते हैं कि ये शायद हमें डुबा देगा। जैसे ही वो ईडन की तरफ रास्ता बढ़ाते जो रफली 1 घंटे के आसपास है, शियोन सबको इन्फॉर्म करता है कि वो और नुरुगाई वापस रिटर्न नहीं करेंगे। वो दोनों एक छोटी सी बोट पर अपना अलग रास्ता चुनेंगे। शियोन उन्हें उनके करंट सिचुएशन का भी रिमाइंडर देता है कि वापस जाने पर कौन माफी पाएगा और कौन नहीं। सागिरी को थोड़ा डिप्रेस्ड देखकर युजुरिहा उसे बताती है कि उसके लिए हैप्पी एंडिंग शायद कभी पॉसिबल थी ही नहीं। वो पूछती है क्या एक एग्जीक्यूशनर होते हुए सागिरी क्रिमिनल से अटैच हो गई थी। सागिरी एक आंसू पूछती है और मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है।
वो कहती है कि वो उन्हें अपने लिए अपने लोगों के रूप में देखने लगी थी। फिर वो खुद से पूछती है क्या सिचुएशन का पूरा जवाब ना जानना उसके लिए गलत था। यूजुरिहा सीधा ना कहती है और पॉइंट आउट करती है कि खुद को छोड़कर बाकी सारे विलन्स निकले। फिर एक हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है कि कौन कितना ज्यादा विलन था। जब बात गाबीमारू और उसकी वाइफ पर आती है तो गाबीमारू सबको शॉक कर देता है क्योंकि वो यूवी को विलन कहने के आइडिया पर जोर से हंसने लगता है। उसकी वाइफ के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस होकर ग्रुप गाबीमारू से रिक्वेस्ट करता है कि वो यूवी के बारे में और बताए और गाबीमारू एक स्माइल के साथ एग्री कर लेता है। लेटर गाबीमारू, यूजुरिहा, गंतेत्सुसाई और सागिरी ये डिसाइड करने के लिए खड़े होते कि एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ कौन रिटर्न करेगा। कुछ ही वक्त बाद शोगुन या किंग को इन्फॉर्म किया जाता है कि आइलैंड वॉयेजर से एक शिप वापस आई है जिसमें सिर्फ 2 मर्द और 1 औरत मौजूद है। अब सागिरी और जिक्का अपने आप को शोगुन या किंग के सामने प्रेजेंट करते हैं एज द ओनली 2 सर्वाइविंग असाइमॉन्स। आयोकी उन्हें ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर देता है। तब सागिरी को याद आता है कि जिक्का ने पहले ही कहा था कि वो रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन फिर भी सागिरी ये सोच में पड़ जाती है कि एग्जैक्टली जिक्का लिखने क्या वाला है। जिक्का सबसे पहले मिशन के लिए असाइन होने पर ग्रेटिट्यूड में हेड बो करता है, फिर एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि शुगन ने मिशन के दौरान अपनी जान दे दी थी इसलिए फाइनल रिपोर्ट वही सबमिट कर रहा है। फिर जिक्का एलिक्सर ऑफ लाइफ की डिलीवरी प्रेजेंट करता है और ऑफिशियल रिपोर्ट देता है कि सिर्फ एक क्रिमिनल सरवाइव हुआ, तामिया गंतेत्सुसाई। बाकी क्रिमिनल्स जैसे गाबीमारू, आजा चोबे, यूजुरिहा और नुरुगाई एग्जीक्यूट किए गए बताए जाते हैं। एंड फाइनली इस रिपोर्ट के बेसिस पर शुगुन गंतेत्सुसाई को पार्डन या माफी दे दी जाती है। एंड ऑनेस्टली तामिया गंतेत्सुसाई द बिग जी पर एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था कि भाई वो कभी मर भी सकता है। अब सारी प्रोसीडिंग्स क्लोज करने से पहले जिक्का आयोकी से पूछता है कि इवागाकुरे के चीफ के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए थे एंड इस पर आयोकी कामली कंफर्म करता है इवागाकुरे के चीफ को डील कर दिया गया है। रीजन, मिशन के दौरान उसके अपने इरादे सामने आ गए जो शोगुन के खिलाफ बगावत माने गए। और फिर फाइनल कंफर्मेशन के लिए आयोकी लीडर का कटा हुआ सर प्रेजेंट करता है। सागिरी के लिए ये मूवमेंट पूरा का पूरा अनएक्सपेक्टेड होता है। आयोकी ये भी रिपोर्ट करता है कि चीफ की बॉडी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जब उन्होंने एलिक्सर के इफेक्ट्स टेस्ट करने के लिए उसे फोर्स किया उसका हेड काटने से पहले जिक्का के सजेशन पर। आयोकी फिर पूछता है क्या चीफ की इस स्टेट को इमॉर्टलिटी का नाम दिया जा सकता है, लेकिन जिक्का उसे कन्विंस करता है कि शोगुन या किंग एक डिवाइन ट्री के रूप में हमेशा जिंदा रह सकता है अपनी फैमिली पर हमेशा नजर रखने के लिए अपने ह्यूमैनिटी के बदले। जब शोगुन या किंग के साथ सारा काम निपट जाता है जिक्का थक कर गिर पड़ता है और थोड़ा सेटिस्फाइड फील करता है कि चीजें किसी तरह प्लान के मुताबिक हो ही गई। अर्लियर शिप पर जिक्का ने देखा था कि गाबीमारू और यूजुरिहा ने गंतेत्सुसाई को चूज किया था माफी पाने के रूप में क्योंकि उसकी हाई रेप्यूटेशन थी। और जिक्का ने ये भी सजेस्ट किया था कि वो खुद अपने नाम और अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दे जब बोट पर अलग अलग होने का वक्त आए। तब यूजुरिहा पॉइंट आउट करती है ये बात आइचिंग से कनेक्ट हो रही थी जिसके बारे में गुइफा ने कोटाकू पर वार्न किया था। जब वो रवाना होने की तैयारी कर रहे होते सागिरी को नुरुगाई से एक गुड बाय हग मिलता है और वो यूजुरिहा को जोर से फेयरवेल बोलती है जो खुशी से वेव बैक भी करती है। वो पहले ही अपने वेसल से रवाना हो चुकी थी। ऊपर देखते हुए सागिरी फिर नोटिस करती है कि गाबीमारू सबसे आखिर है जो रवाना हो रहा है। दोनों की नजर मिलती है और जब गाबीमारू पास से गुजरता है वो दोनों मुस्कुराते हुए गुड बाय कह देते हैं बिना एक शब्द भी बोले। एंड डैम दिस सीन एंड दिस पैनल यार ब्यूटीफुल। प्रेजेंट में जिक्का सागिरी को दूसरों के बारे में सोचता हुआ देखता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि किस्मत ने सबको एक ही जगह लाया और बस इतना ही किया जा सकता है। उम्मीद रखना कि लाइफ उन्हें जिस भी रास्ते पर ले जाए वो रास्ता उन्हें खुश रखे।
ये वर्ड सुनकर सागिरी एक हल्की सी स्माइल के साथ ऊपर देखती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मीनवाइल ये रिवील होता है कि तोमा समहाउ एक बोट ढूंढ लेता है और कोताकू या उस आइलैंड से रवाना हो जाता है, लेकिन अकेला नहीं। डूड मिस्टीरियसली एक अननोन इंसान के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। जिक्का के सारे अरेंजमेंट्स फाइनलाइज होने के बाद गाबीमारू, जो फाइनली घर पहुंचने में सक्सेसफुल हो चुका था, शॉक्ड रह जाता है जब वो यूवी को कुछ स्टेयर्स के ऊपर खड़ा देखता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो तेज कदमों के साथ उसकी तरफ दौड़ता है। फाइनली रियूनाइट होने के बाद ये कपल अपनी लाइफ के एक नए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे बॉय गाबीमारू ने आखिरकार अपनी वाइफ के साथ घर वापसी कर ली, जो जिंदा भी है, और हमारे द बिग जी को किसी को मारना भी नहीं पड़ा। लेकिन फिर टाइम स्किप होता है। मिड 1800s ब्रिटिश हांगकांग। एक यंग मैन चेयर पर बैठा नोटिस करता है कि जिन आदमियों को उसने अभी गिराया वो लोकल जैसे बिल्कुल नहीं लगते। उसका भाई उसे बताता है कि ये लोग इंग्लैंड से हैं क्योंकि रिसेंट वॉर्स पावर बैलेंस में केओस क्रिएट कर रहे हैं। और तब हम समझते हैं ये कोई और नहीं, द बैंडिट ब्रदर्स तोमा और चोबे। अब ये एक्सप्लेनेशन सुनकर चोबे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है ये सिटी को टेक ओवर करने का परफेक्ट मौका है। वो उन इंग्लिशमैन को डायरेक्टली डिक्लेयर कर देता है अब से यहाँ का अंडरवर्ल्ड वो रूल करेगा। और जैसे कुछ लोग ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, चोबे का जिंदा रहने का रीजन गाबीमारू से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उसका रीजन टेंशन के स्पेशल पॉट के एक्स्ट्रा यूज के साथ था। एक्चुअली तोमा ने चोबे के ओव्यूल को उस पॉट में स्टोर करके स्टिम्युलेट किया था ताकि रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। तभी उन आदमियों में से एक आदमी अचानक गन निकालता है और चोबे को फ्रिकिंग बेबी बोलता है। तोमा जब ट्रांसलेट करता है तो इंसल्ट सीधा चोबे को जाके लगती है और बस नेक्स्ट मोमेंट चोबे अपने ब्रेकडाउन स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बंदे को मौके पर ही मार देता है सिर्फ इंसल्ट करने के लिए। अब उसी टाइम पर जापान के हितोशी डोमेन के एक टी हाउस में शियोन नुरुगाई के न्यू अपीयरेंस पर अपनी ओपिनियन देता है। कहता है कि ये पहनने के लिए वो थोड़ी अभी यंग लग रही है, लेकिन नुरुगाई कामली बोलती है कि उसे अपना न्यू लुक पसंद है क्योंकि उसकी आसपास की बाकी लड़कियां भी वही ड्रेस पहनती है। थोड़ी देर बाद दो आदमी नुरुगाई पर लाइन मारते जो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो देखती है कि शियोन उन दोनों को एक सख्त वार्निंग के साथ दूर भगा देता है। नुरुगाई थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, लेकिन शियोन उसे लेक्चर देने लग जाता है कि सारे आदमी एक तो जानवर होते या चोर। फिर वो उसके फेस पर कुछ नोटिस करके चुपचाप मिट्टी साफ कर देता है। उसके बाद दोनों नॉर्थ जाने का डिसाइड कर लेते ताकि नुरुगाई के लोगों को ढूंढ सके। ये सब देख रही एक रैंडम वुमन सोचने लग जाती है क्या ये दोनों फादर डॉटर हैं, चाहे उन दोनों के चेहरे मिलते जुलते ना हो। मीनवाइल ट्रैवल के दौरान सागिरी यूजरिया से बात करती है और बताती है कि गंतेत्सुसाई ने एक डोजो ओपन कर लिया है जो मेडिसिन्स और स्वॉर्ड्समैनशिप दोनों के लिए डेडिकेटेड है। एक क्विक फ्लैशबैक में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट फिनिश करने के बाद गंतेत्सुसाई के सामने एक आदमी आकर उसे चैलेंज देता है, लेकिन गंतेत्सुसाई उसे जोर से डांटकर चुप करवा देता है। सागिरी फिर रिवील करती है कि जिक्का यामादा क्लैन का नेक्स्ट हेड बन चुका है और अब वैसे ही इजी लाइफ जी रहा है जैसे वो हमेशा चाहता था। जब यूजरिया पूछती है कि सागिरी ने ट्रैवल करने का क्यों चूज किया, तो सागिरी आंसर देती है कि ये उसके ब्लड टेस्टिंग स्किल पॉलिश करने का अच्छा तरीका था। साथ ही वो एडमिट करती है कि वो थोड़ी देर के लिए घर से दूर रहना चाहती थी। यूजरिया ये सुनकर सोचती है कि शायद सागिरी की करंट जर्नी गाबीमारू से मिलने के लिए है, लेकिन फिर उसे सागिरी का पुराना स्टेटमेंट याद आता है कि ये आइडिया शायद इतना अच्छा नहीं था। सागिरी रिप्लाई करती है कि वो एक छोटी सी मिलने वाली फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाई। फिर वो अपनी साथी या यूजरिया से पूछती है कि उसने उसके साथ आने का डिसीजन क्यों लिया। इस पर यूजरिया एक कैजुअल और फनी आंसर देती है क्योंकि वो उसकी बॉडीगार्ड है जो सीक्रेटली उसे काफी पसंद करती है।
तभी एक अजनबी औरत की तरफ देखते हुए यूजरिया अचानक यूवी को उसके घर के बाहर खड़ी नोटिस करती है और जैसे ही सागिरी उसे देखती है वो हैरानी से उसका नाम जोर जोर से बुला उठती है। बाहर साथ खड़ी तीनों लड़कियां एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होती है और फिर जो जो उनके साथ गुजरा होता है उस पर बातचीत शुरू कर देती है। जैसे ही वो अंदर जाती है यूवी उन्हें ऑफर करती है कि वो गाबीमारू को जगह देगी ताकि वो उन्हें देख सके। इस पर तीनों लड़कियां सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि लगता है कि गाबीमारू आइलैंड पर सोया ही नहीं था। सागिरी को भी ये बात मानना मुश्किल लगती है लेकिन फिर वो कहती है कि अब वो पहले वाला गाबीमारू नहीं रहा। फिर सब गाबीमारू को देखने के लिए पास जाती है और देखकर कि वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है ये कंक्लूड करती है कि उसे अभी उठाया ही नहीं जा सकता। यूजरिया जोकिंगली बोलती है डूड अब स्ट्रे कैट से प्रॉपर हाउस कैट बन चुका है। उसे आराम करने देते हुए हम गाबीमारू से फाइनल टाइम के लिए स्क्रीन शिफ्ट करते हैं और तीनों लड़कियों को एक दूसरे के साथ बैठकर सबको बातचीत करते हुए छोड़ देते हैं। फिर टाइम स्किप होता है। कई सदियों बाद गुइफा को दिखाया जाता है जो एक ऑनलाइन क्लास फिनिश कर रहा होता है जबकि ह्यूमन सोसाइटीज के बीच रह रहा होता है। थोड़ा फनी लगता है ये सोचकर क्योंकि कोविड एंड होने के बाद ये होल ऑनलाइन क्लास कॉन्सेप्ट और भी अलग तरीके से हिट करता है, स्पेशली जब याद आता है कि पिछले कुछ सालों से सीरीज का कोर कॉन्सेप्ट इंडोर आइसोलेशन और रिफ्लेक्शन था। तभी मेई रूम में एंटर करती है और गुइफा को बताती है कि जूफा और ताउफा उम्मीद से काफी पहले उगाए। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और गुइफा बस इतना कहता है कि उसे उम्मीद है बाकी सभी भी उतनी ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और इसी के साथ हेल्स पैराडाइज यानी जोगोकुराकु की मांगा यही खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली ये एंडिंग सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं थी, ये पूरी जर्नी का पे ऑफ था। अब कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मांगा पर चाहिए।